नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 17। दोस्तों, जो हिंदी की क्लास नंबर 17 है, इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे अव्यय को। देखेंगे कि अव्यय क्या होता है, या अव्यय के कितने प्रकार हैं, या उदाहरणों के माध्यम से हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अव्यय क्या है। ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि में परिवर्तन के बावजूद कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है कि ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन उसके अर्थ में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वह शब्द क्या होंगे? आपके अव्यय होंगे। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि राम धीरे धीरे जाता है, तो धीरे धीरे शब्द है, यही क्या है? आपका अव्यय है। कहा कि यहाँ पर कह रहा है राम धीरे धीरे जाता है, तो यदि हम कहें इसको कि सीता धीरे धीरे जाती है, तो यहाँ पे लिंग के आधार पर तो उसके रूप में परिवर्तन हो गया, लेकिन इसके अर्थ में कोई भिन्नता नहीं आई। तो वही होता है कि ऐसा शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आधार पर परिवर्तन होने के बावजूद भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देख लेते हैं कि ए सदैव, या कहेंगे कि अव्यय सदैव अपरिवर्तित और अविकारी होते हैं। अविकारी का मतलब कि ऐसा शब्द जिसके हम सार्थक खंड ना कर सकें, या जिसका सार्थक खंड ना हो सके, या कहेंगे कि अविकारी जो होता है वह अपरिवर्तित होता है। तो दूसरा पॉइंट है कि इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो यह मूल रूप में रहता है वही रहता है, यह कभी बदलता नहीं है। जैसे हमने कहा धीरे धीरे, तो हम चाहे लिंग, वचन या पुरुष या कारक के आधार पर कोई भी चेंज कर दें, लेकिन इसका जो मूल रूप होता है यह नहीं बदलता है। तो कुछ शब्दों को देख लेते हैं कि अव्यय कौन कौन से हैं। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः, इसलिए, यह सभी शब्द क्या हैं? आपके अव्यय हैं। यदि हम कहा जाए कि इनको अगर दो भागों में तोड़ा जाए तो क्या आपको सार्थक शब्द प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। किसी भी शब्द को आपको तोड़कर देख लीजिए, आपको सार्थक शब्द नहीं मिलेंगे। जिसका खंड करने पर सार्थक शब्द ना मिले वही क्या हो जाएगा? आपका अव्यय हो जाएगा। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि अव्यय के भेद। अव्यय जो है वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, जिसको हम एडवर्ब कहते हैं। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, जिसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तीसरा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे हम कंजक्शन कहते हैं। और चौथा है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, अब इसको बारी बारी से देख लेते हैं कि यह क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण या एडवर्ब क्या है? जिस शब्द से क्रिया विशेषण तथा अन्य क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि जैसे हमने बताया था कि विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। लेकिन ये जो क्रिया विशेषण होता है यह क्रिया की विशेषता बतलाएगा, विशेषण की विशेषता बतलाएगा, या क्रिया विशेषण या स्वयं की भी विशेषता बतला सकता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों, कुछ शब्दों को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्रिया विशेषण हैं। जैसे ऊपर, नीचे, जितना, सदैव, दाएं, बाएं आदि। इसके अलावा भी बहुत शब्द हैं। जैसे जैसे हम देखते चलेंगे आपको अलग अलग शब्द मिलते जाएंगे। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि सुधा बाहर गई, सुधा बाहर गई। तो दोस्तों, जो बाहर शब्द है यह किसकी विशेषता बतला रहा है? तो यह विशेषता बतला रहा है आपकी क्रिया की। गई शब्द की विशेषता बतला रहा है, तो गई शब्द आपका क्या है? यह क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए यह हो गया आपका क्रिया विशेषण या एडवर्ब। जैसे हम कहेंगे कि सीता धीरे धीरे आ रही है, तो दोस्तों, जो धीरे धीरे शब्द है यह किसकी विशेषता बतला रहा है? तो यह क्रिया की विशेषता बतला रहा है। क्रिया आपका क्या है? आ रही है। आ रही यह आपकी क्रिया है, तो इसकी विशेषता कौन बतला रहा है? तो धीरे धीरे शब्द। तो दोस्तों, जब
क्रिया की विशेषता बतलाई जाए या जिस शब्द के माध्यम से बतलाई जाए तो वह क्रिया विशेषण होगा। तो आपका धीरे धीरे शब्द क्या होगा, आपका क्रिया विशेषण हो गया। जैसे हमने कहा कि सुशील बहुत पढ़ता है, सुशील बहुत पढ़ता है, तो यदि यहाँ पर बहुत शब्द ना रहे तो हमें पता चलेगा कि सुशील कितना पढ़ता है, हमें नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहुत शब्द है यह किसकी विशेषता बतला रहा है, तो पढ़ता शब्द की विशेषता बतला रहा है। और पढ़ता शब्द आपका क्या है, तो पढ़ता शब्द आपकी क्रिया है, इसलिए यहाँ बहुत शब्द क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण या एडवर्ब हो गया। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो दोस्तों क्रिया विशेषण को 3 आधार पर बांटा गया है, एक प्रयोग के आधार पर, एक रूप के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो इसको बारी बारी से हम देखते चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। पहला है आपका साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अब हम देख लेते हैं कि जो साधारण क्रिया विशेषण है यह क्या है। वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त क्रिया विशेषण को साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि कोई वाक्य हो उसमें जो क्रिया विशेषण है वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया हो तो वह हो जाएगा आपका साधारण क्रिया विशेषण। जैसे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। दोस्तों हमने कहा कि जल्दी आ जाओ, तो यहाँ पर जो है जल्दी शब्द क्या है आपका, यही आपका क्रिया विशेषण है, जल्दी आ जाओ। इस पर कोई शब्द निर्भर नहीं है, यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है, या कहेंगे इसका मूल रूप है। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, साधारण क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा प्रकार देख लेते हैं, संयोजक क्रिया विशेषण। कह रहा है कि ऐसे क्रिया विशेषण जिसका संबंध किसी उपवाक्य से रहता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण को देख लेते हैं, कह रहा है कि जहाँ अभी महल है वहाँ कभी जंगल था। तो दोस्तों कहा है कि ऐसा क्रिया विशेषण जिसका संबंध किसी क्या होता है, उपवाक्य से होता है। तो यह आपका हो गया वाक्य और यह हो गया आपका उपवाक्य। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों शब्दों को जोड़ने या दोनों शब्दों को संबंध स्थापित करने का कार्य कौन कर रहा है, तो यहाँ अभी कर रहा है और यहाँ कभी कर रहा है। तो अभी और कभी क्या हो जाएंगे आपके क्रिया विशेषण। कैसे क्रिया विशेषण, तो संयोजक क्रिया विशेषण। तीसरा देख लेते हैं, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। वाक्य में प्रयुक्त होकर निश्चय अवधारणा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द को अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि अनुबद्ध क्रिया विशेषण वह होता है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी चीज को निश्चित करता हो या निश्चितता का बोध कराता हो, उस शब्द को हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहेंगे। दोस्तों जो प्रयोग के आधार पर है और रूप के आधार पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अर्थ के आधार पर है वहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अर्थ के आधार पर हम पढ़ेंगे तो उसको ट्रिक के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से समझते चलेंगे। और प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा आधार आपका रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो आपके हैं 3 भेद। पहला आपका मूल क्रिया विशेषण, दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा है स्थानिक या कारण क्रिया विशेषण। पहला आपका है मूल क्रिया विशेषण। तो दोस्तों देख लेते हैं कि मूल क्रिया विशेषण क्या है। मूल क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते। यह कह रहा है कि मूल जो क्रिया विशेषण है वह किसी शब्द से मिलकर नहीं बनता, बल्कि स्वतंत्र होता है, वह उसका मूल रूप होता है। जैसे हमने कहा ठीक, अचानक, नहीं। तो दोस्तों यह क्या है, यह क्रिया विशेषण का मूल रूप है। यह क्या है, मूल रूप है, कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यदि क्रिया विशेषण का मूल रूप हो तो वह हो जाएगा मूल क्रिया विशेषण। तो दोस्तों दूसरा प्रकार है आपका यौगिक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है। यौगिक क्रिया विशेषण शब्द प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो यौगिक क्रिया विशेषण जो है वह प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं। जैसे हमने कहा मन से, जिन से या भूल से। तो दोस्तों या मन से, जिन से, भूल से, यदि ऐसे शब्द मिले तो आप वहाँ पर यौगिक क्रिया विशेषण को सही कर देना। तीसरा है आपका स्थानिक या कारण क्रिया विशेषण। दोस्तों स्थानीय
क्रिया विशेषण बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान में आते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्थानिक या कारण क्रिया विशेषण। जैसे क्यों अपना सिर खपाते हो, क्यों अपना सिर खपाते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि बिना किसी रूपांतरण के, उसमें कोई बिना अंतर किए हुए जब वह विशेष स्थान में आ जाता है तो उसको हम कहेंगे स्थानिक या कारण क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण से प्रश्न पूछे जाते हैं वह यहीं से पूछे जाते हैं जो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो इसके 4 भेद हैं। पहला है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है काल या समयवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लेते हैं दोस्तों, बारी बारी से देख लेते हैं कि स्थानवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, या उदाहरण के माध्यम से इनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कह रहा है कि जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि ऐसा शब्द जिससे क्रिया के स्थान का बोध हो वही क्या हो जाएगा? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, बाहर, भीतर, इधर, उधर। यह सभी शब्द क्या कर रहे हैं? यह सभी शब्द स्थान को सूचित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों स्थानवाचक क्रिया विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्थितिवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा है आपका दिशावाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है वह स्थिति को दर्शाता है कि वह कहाँ है। जैसे हमने कहा यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर। तो यह सभी शब्द क्या कर रहे हैं? यह सभी शब्द स्थिति को दर्शा रहे हैं, इसलिए यह हो गया आपका स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है आपका दिशावाचक क्रिया विशेषण। दिशावाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत वह क्या करता है? दिशावाचक क्रिया विशेषण जो है वह दिशा को दर्शाता, वह दिशा को दर्शाता। जैसे हमने कहा दाएं, बाएं, इधर, उधर। यह सभी शब्द क्या कर रहे हैं? दिशा को दर्शा रहे हैं, इसलिए इन शब्दों में आपका दिशावाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि हमने कहा बच्चे ऊपर खेलते हैं, बच्चे ऊपर खेलते हैं। तो ऊपर शब्द जो है यह क्या कर रहा है? यह दिशा को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दिशावाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है आपका नीमा बाहर जा रही है। तो दोस्तों यहाँ नीमा बाहर जा रही है, तो बाहर शब्द क्या कर रहा है? यह स्थिति को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? यह स्थिति को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर स्थितिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दोस्तों एक ट्रिक देख लेते हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहाँ है। दोस्तों कहा जा रहा है कि कोई भी वाक्य मिले, उस वाक्य में हम कहाँ शब्द से प्रश्न करेंगे, कहाँ शब्द से प्रश्न करेंगे, तो दोस्तों जो उत्तर मिलेगा वही हमारा आपका क्रिया विशेषण होगा। तो दोस्तों जैसे हम देखते हैं कि बच्चे ऊपर खेलते हैं, यदि इसमें कहाँ शब्द लगा दिया जाए कि बच्चे कहाँ खेलते हैं, तो हमें उत्तर क्या प्राप्त होगा? तो हमें उत्तर प्राप्त होगा कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? तो ऊपर खेल रहे हैं। जब हमें ऊपर शब्द क्या आंसर मिल रहा है तो यही ऊपर शब्द क्या हो जाएगा? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि कोई वाक्य हो उसमें हम कहाँ शब्द से प्रश्न करेंगे। यदि प्रश्न का आंसर मिल जाता है तो वह स्थानवाचक हो जाएगा, यदि नहीं मिलता है तो वह स्थानवाचक नहीं होगा। तो दोस्तों दूसरा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों कह रहा है कि जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है मात्रा या संख्या, मात्रा या संख्या। तो कहने का अर्थ है जिसके द्वारा क्रिया के मात्रा या संख्या का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे बहुत, अधिक, कम, पूर्णतया, क्रमशः, जितना, थोड़ा, थोड़ा, कुल, दो, दो। तो दोस्तों यह सभी शब्द क्या हैं? तो यह सभी क्या कर रहे हैं? कोई परिमाण को दर्शा रहा है तो कोई संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए यह सभी हो जाएंगे आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हमने कहा कि मोहन बहुत पढ़ता है, मोहन बहुत पढ़ता है,
तो दोस्तों जो मोहन है यह क्या कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है। तो दोस्तों जो बहुत शब्द है यही आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दोस्तों हमने कैसे पहचाना, तो दोस्तों हमने कहा कि जो परिमाणवाचक क्या करता है, वह मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा को बताता है या संख्या को बताता है। तो दोस्तों बहुत शब्द जो है यह क्या कर रहा है, यह उसकी मात्रा को बता रहा है कि वह कितना पढ़ता है। जैसे हमने कहा श्याम कम खाता है, श्याम कम खाता है। तो दोस्तों जो कम शब्द है यह भी क्या कर रहा है, तो यह भी मात्रा को बता रहा है, खाने की मात्रा को बता रहा है कि वह कम खाता है। तो दोस्तों तो यही आपका कम शब्द क्या हो जाएगा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दोस्तों एक ट्रिक देख लेते हैं कि अभी हमने जैसे देखा कि स्थानवाचक में क्या से प्रश्न करेंगे। इसमें कह रहा है कि जब कोई वाक्य हो उसमें कितना या कितने शब्द से प्रश्न करेंगे, यदि उत्तर मिलता है तो वह हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा। जैसे हमने कहा मोहन बहुत पढ़ता है, तो हमने कहा किस शब्द से प्रश्न करने के लिए, कितना या कितनी। तो दोस्तों मोहन बहुत पढ़ता है तो हम कहेंगे कि मोहन कितना पढ़ता है, मोहन कितना पढ़ता है, तो हमें उत्तर मिलेगा बहुत पढ़ता है। तो दोस्तों यदि उत्तर मिल जाए तो यहाँ पर उत्तर मिल रहा है बहुत पढ़ता है, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हमने कहा श्याम कम खाता है, कहेंगे श्याम कितना खाता है, तो श्याम कम खाता है, तो कम आपका उत्तर मिल गया, और जब उत्तर मिल जाए तो वह हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है आपका काल या समयवाचक क्रिया विशेषण। कह रहा है कि जिन शब्दों से क्रिया के काल समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। या कहेंगे कि जिस शब्द से क्रिया के समय का बोध होता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, कभी, तुरंत, प्रतिदिन, दिन भर, सदैव, ये सभी शब्द क्या कर रहे हैं, किसको सूचित कर रहे हैं, तो समय को सूचित कर रहे हैं। इसलिए इन सभी शब्दों में आपका कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे हमने कहा मोहन दिन भर पढ़ता है, मोहन दिन भर पढ़ता है, तो दोस्तों जो भर शब्द है यह क्या कर रहा है, यह इसके समय को बता रहा है, उसको इसके समय को बता रहा है कि वह दिन भर पढ़ रहा है। तो यह हो जाएगा आपका काल या समयवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा जैसे श्याम कल आएगा, श्याम कल आएगा, तो दोस्तों कल जो शब्द यह क्या कर रहा है, यह भी समय को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों ठीक देख लेते हैं कि कैसा भी वाक्य हो वहाँ हम कब शब्द से प्रश्न करेंगे, किससे करेंगे, तो कब शब्द से प्रश्न करेंगे। यदि उत्तर मिलता है तो आपका कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, या उत्तर नहीं मिलता है तो आपका नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे हमने कहा कि मोहन दिन भर पढ़ता है, तो हम प्रश्न करेंगे कि मोहन कब पढ़ता है, तो मोहन कब पढ़ता है, तो वह दिन भर पढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर मिल रहा है कि वह दिन भर पढ़ता है, इसलिए आपका जो भर शब्द है यह क्या है, यही आपका कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा जैसे हमने कहा श्याम कल आएगा, तो श्याम कब आएगा, तो श्याम कल आएगा, कल आपका उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ भी आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है क्रिया किस तरीके से हो रही है, यदि उसका बोध कराए तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे धीरे धीरे, अचानक, ध्यानपूर्वक, तेज, लगातार, ऐसे, वैसे, कैसे। तो दोस्तों हमने कहा धीरे धीरे, तो यह क्या कर रहा है, उसके तरीके को बता रहा है कि वह धीरे धीरे हो रहा है। अचानक कि एकाएक हो गया, यह भी क्या कर रहा है, इसकी रीत या ढंग को बदला रहा है। ध्यानपूर्वक, तेज, यह सभी शब्द क्या कर रहे हैं, इसके रीत या ढंग को दर्शा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाए। जैसे हमने कहा राधा धीरे धीरे गाती है, राधा धीरे धीरे गाती है, तो धीरे धीरे शब्द आपका क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि धीरे धीरे शब्द नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि जो गाती क्रिया है
यह किस तरीके से हो रही है, एकाएक हो गई, धीरे धीरे हो रही है, या अधिक तेजी से हो रही है। तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो है यह दर्शा रहा है किसको, रीति या ढंग को दर्शा रहा है, इसलिए धीरे धीरे शब्द आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, जैसे श्याम ध्यान पूर्वक पढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पढ़ता क्रिया है, जो पढ़ता क्रिया इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, तो ध्यान पूर्वक शब्द। तो ध्यान पूर्वक शब्द आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यह जो ध्यान पूर्वक शब्द है यह क्रिया के रीति या ढंग को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसका ट्रिक देख लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि जब कोई भी वाक्य हो उसमें हम कैसे शब्द से प्रश्न करेंगे, और कैसे शब्द से प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि राधा कैसे गाती है, तो राधा कहेंगे कि राधा कैसे गाती है, तो हम कहेंगे धीरे धीरे गाती है। तो दोस्तों धीरे धीरे शब्द आपका क्या हो गया, या धीरे धीरे शब्द आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। जैसे हम कहेंगे कि श्याम कैसे पढ़ता है, तो हम कहेंगे कि श्याम ध्यानपूर्वक पढ़ता है। तो ध्यानपूर्वक शब्द क्या हो गया आपका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दोस्तों इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, क्योंकि जब परीक्षा में जाएंगे तो यदि ट्रिक याद रहेगी तो आप जहाँ प्रश्नों को 1 मिनट में हल करने में लगाएंगे वहाँ पर 50 सेकंड में ही, या 40 सेकंड या 30 सेकंड में ही हल कर लेंगे। तो दोस्तों अव्यय का दूसरा प्रकार देख लेते हैं, संबंध बोधक अव्यय। तो दोस्तों देखते हैं यह क्या है। जिन अविकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि शब्द तो अविकारी हो। जो अविकारी शब्द क्या होता है, तो दोस्तों ऐसा शब्द जिसका सार्थक खंड ना हो सके उसे अविकारी शब्द कैसे हैं, या उसको तोड़ा ना जा सके। दोस्तों कह रहा है कि शब्द अविकारी होगा वह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट होता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय। या कहेंगे कि ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य से कराता है वही क्या होता है, आपका संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे हमने कहा मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, तो यह आपका हो गया नहीं जाऊंगा, एक वाक्य हो गया। मैं गोपाल क्या होगा आपका, मैं आपका हो गया सर्वनाम और गोपाल आपका क्या हो गया, यह संज्ञा हो गया। तो दोस्तों मैं और गोपाल के बीच जो संबंध बना रहा है और इसके साथ साथ नहीं जाऊंगा जो वाक्य है इसके साथ भी संबंध को स्थापित कौन कर रहा है, तो वह है बिना शब्द, इसलिए बिना शब्द आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, जैसे हमने कहा कि वह दिन भर काम करता है, वह दिन भर काम करता है, तो दोस्तों वह और दिन क्या हो जाएंगे, आपके संज्ञा हो जाएंगे, और काम करता है यह एक वाक्य हो जाएगा। तो दोनों के बीच कौन संबंध स्थापित कर रहा है, तो भर शब्द कर रहा है, इसलिए भर शब्द आपका हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। तीसरा पॉइंट है मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो जो मनुष्य और पानी है यह शब्द दोनों क्या है, यह दोनों शब्द संज्ञा है, और दोनों के बीच जो बिना शब्द है, दो बिना शब्द है, यही क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, और इसके साथ साथ यह जो वाक्य है इसके साथ भी संबंध स्थापित कर रहा है। तो आपका बिना शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका बिना शब्द हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। दोस्तों संबंध का मतलब होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के बीच, या कहेंगे उसके साथ साथ दूसरे वाक्य के साथ जो संबंध स्थापित करे वही आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया। कितने आधार पर, 3 आधार पर। पहला है आपका प्रयोग के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, और तीसरा है आपका व्युत्पत्ति या रूप के आधार पर। दोस्तों पहला है आपका विभक्ति सहित या विभक्ति के साथ। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग विभक्ति कारक, कारक या कारक विभक्ति के साथ, जैसे ने, को, से, ये जो क्या होंगे, ये आपके हो गए कारक की विभक्तियां, यदि इनके साथ हो तो वही आपके हो जाएंगे विभक्ति सहित संबंध बोधक अव्यय। इसमें मिलेगा आपको शब्द यथा, पास और लिए।
तो दोस्तों ये इस प्रकार के शब्द यदि आपको मिलते हैं तो आप पहचान जाना कि यह विभक्ति सहित बोधक अव्यय है। दोस्तों दूसरा है आपका विभक्त रहित, अर्थात विभक्त के बिना, विभक्त के बिना। इसमें मिलेगा आपको रहित और सहित शब्द मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि कौन कौन से शब्द मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका डिटेल कराने लगेंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो दोस्तों बस इतना ध्यान रखना है कि किस संबंध बोधक अव्यय के तहत कौन सा शब्द आ रहा है। तीसरा है आपका उभयविध, उभयविध। इसमें शब्द आपका मिलेगा द्वारा, बिना, आदि। इस तरीके से यदि शब्द मिले द्वारा, बिना, तो यह हो जाएगा उभयविध संबंध बोधक अव्यय। अब दोस्तों देख लेते हैं अर्थ के आधार पर जो संबंध बोधक अव्यय है कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों संबंध बोधक अव्यय अर्थ के आधार पर 14 प्रकार के होते हैं। कौन से? 14 प्रकार के। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से हैं और उसके आगे जो शब्द दिए हैं उसको देखते चलेंगे। उसको ध्यान रखना, आप याद कर लेना, जिससे आप पहचान जाओगे कि यह किसके अंतर्गत आते हैं। तो पहला है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान से हम समझ सकते हैं कि वह स्थान को प्रदर्शित करेंगे। ऐसे शब्द जो स्थान को प्रदर्शित करेंगे, जैसे हमने कहा आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने और बाहर। ये सभी शब्द क्या कर रहे हैं? यह किसी स्थान को सूचित कर रहे हैं, इसलिए इन शब्दों में स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। दूसरा देखेंगे दिशावाचक। दिशावाचक में आपको दिशा को दर्शाएगा। ऐसे शब्द जो दिशा को दर्शाएं, जैसे आसपास, और, तरफ, दायां, बायां। तो हम देख रहे हैं कि यह सभी शब्द क्या कर रहे हैं? दिशा को दर्शा रहे हैं या दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। तो वही शब्द क्या हो जाएंगे? आपके दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है आपका कालवाचक। कालवाचक या समयवाचक किसी को कहेंगे। तो दोस्तों जहां पर समय को दर्शाया जाए या जिस शब्द के माध्यम से समय को दर्शाया जाएगा बोधक, तो वह हो जाएगा आपका कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। जैसे पहले, बाद, आगे, पश्चात, अब, तक। यह सभी शब्द क्या हो जाएंगे? तो यह सभी शब्द आपके कालवाचक संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे। तो दोस्तों बस इतना ध्यान रखना है कि संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। अभी हमने बताया कि संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। ऐसे शब्द या ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो यह सभी शब्द क्या करेंगे? यह सभी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित का कार्य करने का कार्य करेंगे या संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य से जोड़ने का काम करेंगे। अगला है आपका साधनावाचक संबंध बोधक अव्यय। द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए या मार्फत शब्द आएंगे। तो जो साधनावाचक है इसमें द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए या मार्फत शब्द आएगा। अगला है आपका उद्देश्यवाचक। तो दोस्तों यह कह रहा है कि किसी उद्देश्य को प्रदर्शित करे। इसके अंतर्गत शब्द देख लेंगे तो इसके अंतर्गत लिए, वास्ते, हित या निमित्त शब्द आता है। अगला है आपका व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक इसके अंतर्गत अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना या रहित शब्द आएंगे। तो आपका हो जाएगा व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट हमारा विनिमयवाचक संबंध बोधक अव्यय। इसके अंतर्गत बदले, एवज, स्थान, पर या जगह आएंगे। यह सभी शब्द क्या आ जाएंगे या किसके अंतर्गत आएंगे? तो विनिमयवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। अगला है आपका सदृशवाचक संबंध बोधक अव्यय। इसके अंतर्गत समान, तुल्य, बराबर, योग्य, तरह या सरीखा शब्द आएंगे। यह सभी शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? तो सदृशवाचक संबंध बोधक अव्यय। तो दोस्तों अगला है विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय। अर्थात कह रहा है कि जो जहाँ पर विरोध उत्पन्न हो तो यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे विरोध, विरुद्ध, विपरीत या खिलाफ। तो दोस्तों ये सभी शब्द क्या करते हैं? शब्दों के बीच विरोध उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा साहचर्यवाचक संबंध बोधक अव्यय। इसके अंतर्गत साथ, संग, सहित, समेत शब्द आएंगे। नेक्स्ट हमारा कि विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? तो इसके अंतर्गत संबंध, विषय, आश्रय और भरोसे, यह सभी शब्द यदि आए तो वह हो जाएगा आपका विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय।
नेक्स्ट है हमारा संग्रहवाचक संबंध बोधक अवयव, लगभग, भर, मात्रा, तक, अंतर्गत। तो यह सभी शब्द आपके जब आए तो वह हो जाएगा संग्रहवाचक संबंध बोधक अवयव। तुलनावाचक संबंध बोधक अवयव, इसके अंतर्गत अपेक्षा, बनिस्बत, समक्ष या समान शब्द आएंगे। लास्ट हमारा कारणवाचक संबंध बोधक अवयव, इसके अंतर्गत कारण, परेशानी से, मारे या चलते शब्द आएंगे। तो दोस्तों हमने अर्थ के आधार पर 14 प्रकारों को देखा। तो दोस्तों जो भी नाम दिया गया है उन नामों के आगे जो उदाहरण दिए, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, आप उनको ध्यान में रखिएगा, आप उससे हल करके आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये बहुत डिटेल में या डिफिनेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी और कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप इसको याद रखिए, आप निश्चित ही सही करके आएंगे। अगला देख लेते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मूल संबंध बोधक अवयव। मूल संबंध बोधक अवयव अर्थात ऐसे संबंध बोधक अवयव जो मूल रूप में प्रयोग हो, वही क्या हो जाएंगे, मूल संबंध बोधक अवयव। जैसे बिना, समेत, तक, ये सभी शब्द क्या है, तो यह है आपके जो संबंध बोधक है उसका मूल रूप है। दूसरा है आपका यौगिक संबंध बोधक, इसके अंतर्गत पर्यंत शब्द आएगा जो परि प्लस अंत, अर्थात कहेंगे कि यह मूल नहीं है, यह प्रत्यय के द्वारा बना है, या क्या है, यह शब्द और प्रत्यय के द्वारा बना है, इसलिए यह हो जाएगा आपका यौगिक संबंध बोधक अवयव। दोस्तों हमने देखा कि संबंध बोधक अवयव क्या होता है, या संबंध बोधक अवयव कितने प्रकार के होते हैं, और जो 4 प्रकार के हैं उनमें से आज की क्लास में हमने 2 को देखा। पहला देखा आपका क्रिया विशेषण और दूसरा देखा आपका संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव को देखा। तो दोस्तों और 2 जो बचते हैं जैसे समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक, कल वाली क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों यदि इसको इसमें देखने लगते तो क्लास बहुत बड़ी हो जाती, इससे आपको बोरियत फील होती। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चलो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।